और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जी आप सभी को भी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। सर लड्डू खिला दो, मैं खिलाता हूं तुम्हें लड्डू। चलिए हम यहां पर थे, तो यहां पर थे दो चीजों पे ध्यान से समझ लीजिए। हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, जो मैंने मेन चीज आप लोगों को बताई थी वो यही है कि इसमें हम वैलिड और इनवैलिड चेक करेंगे। वैलिड और इनवैलिड इन द सेंस कि हम ये चेक करेंगे कि जो जो स्ट्रक्चर है क्या वो फॉलो हो रहा है, या मतलब दोनों जो प्रीमाइसेस हैं वो मिलके कंक्लूजन तक जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर अगर फॉलो होता है तो वो वैलिड होता है। वैलिडिटी के बाद साउंडनेस को चेक किया जाता है। यहां पर साउंडनेस का सीधा सा मतलब क्या है कि ये देखा जाता है कि क्या वो जो आर्ग्यूमेंट के जो जो चीजें दी हुई हैं वो रियल लाइफ में ट्रू है या नहीं, कि भाई वो रियल लाइफ में ट्रू है या नहीं। ठीक है जी, ये चीज हम पहले पढ़े थे और इस चीज को हम अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। स्ट्रक्चर का मतलब पीपीसी होता है, मतलब प्रीमाइस अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, तो कंक्लूजन का ट्रू होना कंपलसरी है। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना। यहां पर कंटेंट की बात नहीं हो रही। इज इट क्लियर? बीच में क्या लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है दैट मीन्स वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है। दैट मीन्स वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अपने के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कल वाली एग्जांपल है, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ये आप लोगों का प्रीमाइस 1 है। प्रीमाइस 2, रीटा इज अ गर्ल। तो कंक्लूजन, रीटा इज ब्यूटीफुल। गोभी का फूल, गेंदे का फूल, मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। तो अगर आप इस बात को ध्यान से देखते हो, आराम से ध्यान से लॉजिकली देखते हो, तो यहां पर आप लोगों को एक बात पता है कि जो सारी गर्ल्स हैं वो ब्यूटीफुल है। मतलब ये ब्यूटीफुल हो गया, ये ब्यूटीफुल हो गया, और ये गर्ल्स उसके अंदर आ गई, और रीटा एक गर्ल है, तो रीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। यहां पर जो स्ट्रक्चर है क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। यस, बिल्कुल हो रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये कंटेंट सही है। आप तो बोलोगे सर कंटेंट भी सही है ना, कंटेंट भी सही है सर जी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कुछ तो खतरनाक भी होती हैं, है ना। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कुछ तो इसमें से डेंजरस भी होती हैं, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, आपके पास कोई इसका प्रूफ नहीं है। ओके, निधि का जन्मदिन आज। ओके निधि बच्चे, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको खुश रखे, खूब तरक्की कीजिए जिंदगी में, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आने वाला जन्मदिन अपने जेआरएफ के साथ ही चले। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सा मतलब हुआ कि भाई जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में सिर्फ हमने ये देखना है कि जो प्रीमाइस दिए हुए हैं, जो प्रीमाइस दिए हुए हैं, जो प्रीमाइस दिए हुए हैं, क्या उनके बेसिस पे हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, बात खत्म। फिर उसके बाद क्या देखा जाएगा, चलो अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज अ मैन, सो राम इज मॉर्टल। प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, कंक्लूजन। सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना है, वैलिड। क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है। यस, क्यों, क्योंकि उसने बोला सारे मैन है मॉर्टल है, राम है वो एक मैन है, और राम भी मॉर्टल होगा। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर को तो फॉलो कर रहा है, मतलब वैलिडिटी आपके स्ट्रक्चर से तो रिलेट कर रही है। वैलिडिटी आपके स्ट्रक्चर से तो रिलेट कर रही है। साउंड, साउंड है या नहीं, क्या ये रियल लाइफ में भी ट्रू है, या ऐसा ही होता है क्या दुनिया में। क्या ऐसा एक्चुअली में भी होता है, क्या दुनिया में ऐसा ही है कि सब मर जाएंगे। यस, तो इसका मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड भी है, वैलिड एंड साउंड, दोनों कैटेगरीज में आएगा। वैलिड भी है और साउंड भी है। राइट। तो देखो, तो डिडक्टिव फॉर्म का मीनिंग समझ आ गया। प्रीमाइस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड कंक्लूसिव रीजन, मतलब वो कंक्लूजन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में वो कंक्लूड कर रहे हैं,
मतलब वो जो लिखा हुआ है वो उसको कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव की, तो वहां पर वो कंक्लूसिव नहीं दे रहे, वो सिर्फ कंपेलिंग रीजन दे रहे हैं। कंपेलिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोबेबिलिटी की बात होती है। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, 100% श्योर नहीं होता। 100% श्योर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबल ट्रू होगा। अब देखो, वैलिडिटी का मतलब यहां पर क्या हुआ? एक आर्ग्यूमेंट को वैलिड हम कब बोलेंगे? जब उसकी एक फॉर्म होगी। फॉर्म मैंने अभी आपको बता दिया, फॉर्म या स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर कैसे पता करेगा? एक आर्ग्यूमेंट कब वैलिड होगा? अगर सारे प्रीमाइसेस उसके ट्रू हैं, मतलब हमने माना या अज्यूम किया कि सारे प्रीमाइसेस उसके ट्रू हैं, तो उसके कंक्लूजन का ट्रू होना जरूरी है। या आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल द प्रीमाइसेस टू ट्रू बट कंक्लूजन इज फॉल्स। मतलब किसी भी तरीके से प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं तो कंक्लूजन फॉल्स हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर कंक्लूजन टू बी फॉल्स। ठीक है जी, इज इट क्लियर? सो इसका मतलब क्या हुआ? वैलिडिटी अप्लाइज ओनली टू आर्ग्यूमेंट, नेवर ऑन इंडिविजुअल क्लेम। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट की वैलिडिटी थोड़ी चेक होती है, पूरे आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी चेक होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पूरे आर्ग्यूमेंट का होगा। तो हम तीनों चीजों को ये देखेंगे, वैलिडिटी इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रक्चर। तो हम ये चेक करेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वो वैलिड है। और लिखा हुआ है ना, नॉट इट्स कंटेंट। कंटेंट गया भाड़ में। कंटेंट से क्या चेक होगा? कंटेंट कब देखा जाएगा? जब साउंडनेस को चेक करना है। कंटेंट को कब चेक करेंगे? जब हमें साउंडनेस को चेक करना है, जब हमें यह देखना है कि क्या आर्ग्यूमेंट हमारा साउंड है या नहीं है। तो अब साउंडनेस के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? साउंडनेस के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? कि आर्ग्यूमेंट का वैलिड होना जरूरी है। ठीक है जी, क्योंकि वैलिडिटी से ही तो साउंडनेस की तरफ बढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है या नहीं है। जो हमारा आर्ग्यूमेंट है क्या वो वैलिड है या नहीं है। गुड कंटेंट मतलब फॉर्म और गुड कंटेंट प्लस कंटेंट मतलब उसके अंदर जो बात लिखी हुई है वो एक्चुअली में ट्रू है, रियल लाइफ में ट्रू है। एन आर्ग्यूमेंट इफ इट्स वैलिड एंड हैज अ ट्रू प्रीमाइसिस, मतलब ये जो प्रीमाइसिस हैं, कंटेंट मतलब ट्रू प्रीमाइसिस हैं, रियल लाइफ में ट्रू है। इफ आर्ग्यूमेंट हैज वन और मोर फॉल्स प्रीमाइसिस, और अगर एक भी प्रीमाइस फॉल्स हो गया तो फिर वो अनसाउंड हो जाएगा। ठीक है, वैलिड तो रहेगा बट वो अनसाउंड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, लॉजिकली आप समझ सकते हो। अगर जैसे दो प्रीमाइसिस हैं, अगर दोनों ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो वो साउंड हो जाएगा। और अगर बाई चांस एक प्रीमाइस उसका फॉल्स हो गया तो वो अनसाउंड हो जाएगा। आप ऐसे मानो, देखो जैसे ये प्रीमाइस ट्रू है, मतलब ये प्रीमाइस को आपने ट्रू अज्यूम किया, तो आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? ट्रू। मतलब मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? मैं यहां पर वैलिडिटी की बात कर रहा हूं। वैलिडिटी से मैं कहां पर जाऊंगा? साउंडनेस पे जाऊंगा। तो मतलब ये प्रीमाइस है वो ट्रू है और ये भी प्रीमाइस मेरा ट्रू है। और ट्रू कैसे है? रियलिटी में। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? मेरा साउंड हो जाएगा। बट अगर मैं इसकी तरफ चलूं तो ये प्रीमाइस मेरा ट्रू है, दूसरा प्रीमाइस भी मेरा ट्रू है और कंक्लूजन मेरा फॉल्स है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस आर्ग्यूमेंट इज
इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, दिस आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, बट यहां पर ये प्रीमाइसिस मेरा ट्रू है, ये प्रीमाइसिस मेरा फॉल्स है, और ये प्रीमाइस मेरा ट्रू है, तो ये अनसाउंड होगा बट इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि इनवैलिड का कनेक्शन किसके साथ है? कंक्लूजन के साथ। ठीक है, तो याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक प्रीमाइस दोनों में से या दोनों प्रीमाइसिस भी अगर फॉल्स हो गए बट अगर कंक्लूजन उनको फॉलो कर रहा है तो वो वैलिड तो रहेगा बट अनसाउंड हो जाएगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि हम यहां पर कंटेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अभी ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वही बात बोली जा रही है कि अगर एक प्रीमाइस फॉल्स हो गया तो आर्ग्यूमेंट अनसाउंड हो जाएगा, इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि वैलिडिटी का कनेक्शन किससे है? कनेक्शन आपका स्ट्रक्चर से है, ना कि आपके कंटेंट से। लाइक वैलिडिटी, साउंडनेस इज एप्लीकेबल टू आर्ग्यूमेंट्स और नॉट ओनली इंडिविजुअल। और उसी तरीके से जो साउंडनेस है वो भी तीनों को मिला के ही आती है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज, एक स्टेटमेंट की नहीं। जो इनवैलिड होता है यार वो तो ऑलरेडी अनसाउंड होता है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? जब वो वैलिड ही नहीं है तो साउंडनेस कहां से आ जाएगी? मेरे को एक बात बताओ, जो चीज वैलिड ही नहीं है उसको साउंड कैसे बोलोगे? वो तो अपने आप ही अनसाउंड हो जाएगा। और इस साइड का जो अनसाउंड है, वैलिड प्लस अनसाउंड के लिए स्ट्रक्चर तो फॉलो हो रहा है बट एक प्रीमाइस आपका फॉलो है, गलत है। एक प्रीमाइस आपका कम से कम रियल लाइफ में फॉल्स है। ठीक है जी, अरे ये किसकी एग्जांपल थी? ये साउंडनेस की तो एग्जांपल थी। कौन सी दुनिया में घूम रहे हो यार? ये किसकी एग्जांपल थी? ये साउंडनेस की एग्जांपल दी थी ना, ये साउंडनेस की एग्जांपल थी कि वो जो है वो चीजें रियल लाइफ में ट्रू होंगी या नहीं होंगी। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो। हम प्रोपोजिशन को ही प्रीमाइस बोल देते हैं, इसी को स्टेटमेंट बोल देते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कलेक्शन होता है। और इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन, या उस कंक्लूजन तक पहुंचने वाले प्रोसेस को। ठीक है, जो आप लोगों को पता ही है, ये मैंने पहले ही बताया था, ये दोबारा मुझे नहीं लगता कि अब बताने की जरूरत है। प्रोपोजिशन फिलॉसफी ऑफ लॉजिक, ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब देखो डिडक्टिव रीजनिंग, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। डिडक्शन को क्या क्या नाम दिया जा रहा है? रीजनिंग बाय सर्टेनिटी, है ना। सर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ? या टॉप डाउन रीजनिंग। यहां पर सर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ कि हम 100% की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 100% की बात कर रहे हैं, 100%। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 100% श्योरिटी की बात कर रहे हैं कि भाई ये चीज है वो 100% सही होगी, ये चीज है वो 100% सही होगी। और इसको ही आप कंक्लूसिव भी बोल देते हो। याद रखिए, इसी को आप कंक्लूसिव भी बोल देते हो क्योंकि आप कंक्लूड कर रहे हो। द रीजनिंग मेथड डील्स विद सर्टेनिटी, ये किसके साथ डील करेगा? सर्टेनिटी के साथ डील करता है। इट इज रीजनिंग मेथड, ये एक रीजनिंग मेथड है दैट डील्स विद सर्टेन कंक्लूजन्स, लॉजिकल सर्टेन रेफरेंस। मतलब पीपीसी की बात हो रही है, हमारे पास प्रीमाइसिस है, उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं
इट रीजन्स फ्रॉम सर्टेन रूल्स, ठीक है, ये हमारा शुरू कहां से होता है, हमारे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, और फैक्ट्स डाउन टू लॉजिक, इस वजह से टॉप डाउन होता है। और इसमें जो कंक्लूजन है वो निसेसरली इसको फॉलो करेंगे, जो कंक्लूजन है वो क्या करेंगे, वो निसेसरली फॉलो करेंगे। निसेसरली फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि इट इज वेरी मच ट्रू कि वो, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक ऑलरेडी थ्योरी होती है। हमारे पास ऑलरेडी क्या होती है, एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी के बेसिस पे ही, मतलब उस थ्योरी को ही क्योंकि वेरीफाई किया जा रहा है, उस थ्योरी को ही वेरीफाई किया जा रहा है, इस वजह से ये जो होता है वो हमेशा 100% श्योर रिजल्ट देता है। इट इज ऑफन कॉल्ड टॉप डाउन रीजनिंग, इसको टॉप डाउन रीजनिंग बोला जाता है बिकॉज इट स्टार्ट्स विद सर्टेन रूल्स अबाउट क्लास ऑफ अ थिंग, ठीक है, क्योंकि ये रूल से शुरू होगा और फिर उसको हम स्पेसिफिक लेवल तक लेके जाते हैं, ठीक है, तो वो जनरल टू स्पेसिफिक होने की वजह से। इस वजह से इसको हम टॉप डाउन अप्रोच का नाम दे देते हैं। दिस इज द रीजन वी कॉल इट कि ये टॉप डाउन अप्रोच है। ये जो अप्रोच है वो हमारी कौन सी अप्रोच है, दिस अप्रोच इज टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है जी। इट इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू रेशनलिज्म। ये किसके साथ रिलेट करता है, एनालिसिस के साथ रिलेट करता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा डिब्बा है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जा रहा है, ब्रेकिंग इनटू पार्ट। एनालिसिस का मतलब ब्रेकअप। कल से किसी का हुआ तो बोल देना कि भाई किस वजह से खुद दुखी है, कि एनालिसिस हो गया मेरा, तो है ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा तो एनालिसिस हो गया, इस वजह से दुखी हूं। सिंस डिडक्शन डील्स विद लॉजिकल सर्टेनिटी, ठीक है, यहां पर हम क्या चेक करते हैं, यहां पर क्योंकि आप लोगों को एक बात बताई थी कि यहां पर ना बात स्ट्रक्चर की होती है, तो उसके अंदर सिर्फ आप लॉजिक ढूंढते हो कि क्या वो लॉजिकली सही है या नहीं, अंदर क्या लिखा हुआ है उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया था ना कि हम सिर्फ और सिर्फ ये चेक करते हैं कि भाई क्या वो लॉजिकली सही है या नहीं, क्या वो स्ट्रक्चरल तरीके से सही है या नहीं। अगर वो स्ट्रक्चरल तरीके से सही है, अगर वो स्ट्रक्चरल तरीके से सही है तो आप बोलोगे कि वो सही है, अदरवाइज उसके अंदर हम कुछ और नहीं देखते। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, टेड इज अ बैचलर, सो टेड इज अनमैरिड। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वैलिड स्ट्रक्चर है? अब टेड को छोड़ दो, उसकी शादी हुई है या नहीं वो सारी चीजें छोड़ दो, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ये वैलिड है और साउंड भी है। क्यों? क्योंकि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड है, टेड है, कोई बंदे का नाम होगा वो बैचलर है, तो इसका मतलब टेड भी अनमैरिड है। सिंपल। अब देखो, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। अगर सारे प्रीमाइसिस ट्रू हैं तो वैलिड होगा, और अगर प्रीमाइसिस फॉल्स है या पीपीसी फॉलो नहीं हो रहा तो वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। सॉरी, यहां पे अगर आर्ग्यूमेंट को, अगर वैलिड का मतलब है पीपीसी फॉलो हो रहा है तो वैलिड है, पीपीसी फॉलो नहीं हो रहा तो इनवैलिड होगा, ठीक है। अगर पीपीसी फॉलो नहीं हो रहा तो इनवैलिड हो जाएगा, और अगर पीपीसी फॉलो होने के बाद उसके सारे प्रीमाइसिस एक्चुअली में रियल लाइफ में ट्रू हो गए, है ना, जो सारे प्रीमाइसिस, जिन सारे प्रीमाइसिस की हम बात कर रहे हैं, अगर वो रियल लाइफ में ट्रू हो गए तो आप बोलोगे कि वो साउंड भी है। बट अगर उसमें से कोई एक प्रीमाइस, एक या दोनों
आइदर वन और बोथ, दोनों फॉल्स हो गए, दोनों झूठे निकले, तो आप उसको अनसाउंड का नाम दे दो। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सेम टू सेम इंडक्टिव में भी इसी तरीके से होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब अगर 50% से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 50% से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या मानोगे, उसको साउंड मानोगे, 50 से कम है तो वीक मानोगे। और 50 के बाद अगर वो फिर एक्चुअली रियल लाइफ में भी ट्रू निकले, अगर वो रियल लाइफ में भी ट्रू निकले तो कोजेंट हो जाएगा, और अगर वो रियल लाइफ में ट्रू निकले, नहीं निकले, तो वो फिर क्या हो जाएगा, दैट विल बी अनकोजेंट। वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अनकोजेंट। ठीक है जी, समझ रहे हो ना। अब इसको दिमाग में बिठाओ, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। जो यहां पर मीनिंग वैलिड का है, वही मीनिंग यहां पर साउंड का है। जो मीनिंग यहां पर इनवैलिड का है, किसका, इनवैलिड का, वही मीनिंग यहां पर वीक का है। जो मीनिंग यहां पर साउंड का है, वही मीनिंग यहां पर कोजेंट का है। जो मीनिंग यहां पर अनसाउंड का है, वही यहां पर मीनिंग अनकोजेंट का है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये कुछ ऐसी चीज है, ये ऐसा कंसेप्ट है, मतलब आप दोनों में से किसी एक को समझ लो, किसी एक को समझ लो, दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा, है ना। किसी आप एक वर्ड को, एक को समझ लो, डिडक्टिव अगर आपको समझ आ गया, तो इंडक्टिव समझने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आपने डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट समझ लिया, तो आपको इंडक्टिव समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राइट, इज इट क्लियर। चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वैलिडिटी की बात हो रही है। इफ अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, दैट मीन्स रीजनिंग प्रोसेस, है ना, क्या यूज किया जा रहा है, रीजनिंग प्रोसेस या फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो करेक्ट है, और उसमें कोई फैलेसी नहीं है। फैलेसी का मतलब यहां पर क्या होता है, एरर। ठीक है जी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। रीजनिंग प्रोसेस का मतलब एक स्ट्रक्चर का फॉलो कर रहे हैं, और अगर वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, तो आप क्या बोल दोगे कि भाई ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। If premises of such argument are true, it is impossible for conclusion not to be true। ठीक है, यही है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्लूजन ट्रू है और इम्पॉसिबल टू फॉल्स है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा समझो, जैसे मैंने बोला कि ये मेरा प्रीमाइसिस है वो ट्रू है, मैंने मान के चला, ये वाला प्रीमाइसिस भी मैंने ट्रू मान के चला, और ये जो कंक्लूजन है ना, इसको मैं दो तरीके से लिख देता हूं। एक मैंने लिख दिया ट्रू, दूसरा मैंने लिख दिया इम्पॉसिबल टू बी फॉल्स। मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों में कोई फर्क है। अगर एक साइड पे मैंने ट्रू लिख दिया, ये ट्रू लिख दिया, और यहां पे लिख दिया इम्पॉसिबल टू बी फॉल्स, कि फॉल्स होना उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया, तो क्या इन दोनों में किसी भी तरीके का कोई भी आपको लगता है कि कोई डिफरेंस है। कुछ लोग हैं नशे में है, इंडिपेंडेंस डे की स्टेटस डाल रहे हैं। अरे भाई फांसी नहीं होने लगी अगर तुम रिपब्लिक डे का स्टेटस नहीं डालोगे, कम से कम ठीक तो डालो जो डालना है ना। अगर डालना ही है तो ठीक तो डालो, कम से कम रिपब्लिक डे का तो डालो, इंडिपेंडेंस डे डाल रहे हैं। तो ये हो गया।
कन्वर्सली इफ एन आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड देन रीजनिंग प्रोसेस बिहाइंड द इन्फ्रेंस इज परफेक्ट। और अगर वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, अगर वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा आपका, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इफ अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज साउंड, साउंड कब होगा कि भाई जो प्रीमाइसिस हैं, जो इन्फरेंस है वो तो सही है ही है, जो मतलब स्ट्रक्चर है वो तो सही है ही है, और साथ में जो प्रीमाइसिस है वो भी आप लोगों के क्या है, ट्रू है। हेंस कंक्लूजन इज नेसेसरी ट्रू। अब मैंने इतनी बार ये चीज आपको पढ़ा दी, इतनी बार आप लोगों के दिमाग में भेजे में डाल दी है, अब इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर आपको भगवान भी समझा नहीं पाएगा। जैसे इस चीज को ध्यान से समझना, वैलिडिटी और साउंडनेस को ध्यान से समझना। ऑल बर्ड्स आर मैमल्स, पहला प्रीमाइस है। प्लेटिपस इज अ बर्ड, देयरफॉर प्लेटिपस इज अ मैमल। अब यहां पर अगर आप देखो ना तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, जबकि ये प्रीमाइस भी झूठा है और ये प्रीमाइस भी झूठा है। यस और नो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? बर्ड मैमल थोड़ी होते हैं और प्लेटिपस बर्ड थोड़ी है। बट क्योंकि हम साउंडनेस नहीं चेक करते, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम वैलिडिटी चेक करते हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट को आप वैलिड मानोगे। क्यों वैलिड मानोगे? क्योंकि अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं ना, ऑल बर्ड्स आर मैमल्स, सारे बर्ड्स हैं वो मैमल के अंदर हैं, और प्लेटिपस एक वर्ड है तो प्लेटिपस एक मैमल है। तो और अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम ये स्ट्रक्चर को फॉलो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम ये स्ट्रक्चर तो फॉलो हो रहा है, बट क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट के जो प्रीमाइसिस हैं वो रियल लाइफ में झूठे हैं, इस वजह से ये साउंड नहीं है, ये अनसाउंड है। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट को आप क्या नाम दो? इस प्यार को क्या नाम दो, है ना, इस प्यार को नाम दे दो वैलिड एंड अनसाउंड। इस आर्ग्यूमेंट को क्या नाम दे दोगे कि भाई ठीक है प्रभु ये वैलिड तो है, बट वैलिड होने के साथ साथ ये अनसाउंड भी है। ठीक है जी, वैलिड तो है बट साथ में अनसाउंड है। और इसमें ना एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, सुशील कन्या जैसी एक लाइन लिखी हुई है, ये देखो, इस डब्बे को पढ़ो। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कंक्लूजन इज ट्रू, कंक्लूजन ट्रू है, which shows that an argument with false premises can produce a true conclusion। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में तो कंटेंट देखा ही नहीं जाता। बात समझ आई? क्योंकि वैलिडिटी में आप ये नहीं देखते हो कि भाई बीच में लिखा हुआ क्या है, वैलिडिटी में तुम सिर्फ ये देखते हो कि क्या प्रीमाइसिस को सच मान के कंक्लूजन सही हो रहा है या नहीं, दैट्स इट। और दूसरी तरफ आ जाओ, द ट्रीज आर प्लांट्स, द रेडवुड इज अ ट्री, देयरफॉर रेडवुड इज अ प्लांट। अब ये वैलिड भी है और साउंड भी है, क्योंकि देखो पहले वैलिडिटी चेक की, सारे ट्री हैं वो प्लांट है, रेडवुड एक ट्री है तो रेडवुड एक प्लांट है, बिल्कुल सही है। यहां पर वैलिड तो है ही प्लस साउंड भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो रियल लाइफ में भी तो ट्रू है। इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो रियल लाइफ में भी तो ट्रू है ना भाई, कंटेंट भी सही है। इट इज अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बिकॉज इट्स फॉर्म इज करेक्ट। ये क्या है? ये बोला कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो फॉर्म है वो तो सही है, इसकी फॉर्म में तो कोई तकलीफ नहीं है। इट इज आल्सो साउंड, ये साउंड भी है।
ये साउंड भी है, बिकॉज प्रीमाइसिस ट्रू है, बिकॉज इट इज अ फॉर्म इज वैलिड एंड इट इज प्रीमाइसिस आर ट्रू, द कंक्लूजन इज गारंटीड टू बी ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज वैलिड, मतलब इसमें स्ट्रक्चर भी है और कंटेंट भी है। इसमें स्ट्रक्चर भी है और साथ में कंटेंट भी है। इसमें स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है और कंटेंट भी फॉलो हो रहा है। ठीक है जी। अब इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा? जहां पर प्रीमाइसिस तो ट्रू है बट कंक्लूजन फॉल्स है। आप ऐसा देख लो यार, ये ऐसा देखो, ऑल गर्ल्स आर डेंजरस, रीटा इज डेंजरस, सो रीटा इज गर्ल। क्या इसमें स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? नहीं, क्योंकि डायग्राम ऐसा बनेगा, ये डेंजरस का है और ये गर्ल्स है और रीटा डेंजरस है बट वो गर्ल है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। समझ रहे हो ना? सो इस तरीके से ये जो आर्ग्यूमेंट है इसमें स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, स्ट्रक्चर नॉट फॉलोइंग, इसका मतलब क्या हुआ? ये आर्ग्यूमेंट आप लोगों का इनवैलिड हो जाएगा। और फिर साउंड का तो मतलब ही कोई नहीं है ना? साउंड का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि जब इनवैलिड ही हो गया तो वो अपने आप ही अनसाउंड हो जाता है। बट हम इनवैलिड पे ही इसको खत्म कर देंगे। हम किस पे खत्म कर देंगे? हम इसको इनवैलिड पे ही खत्म कर देंगे। अब वेन डायग्राम बना के इसको जान सकते हो। ठीक है जी। तो अब मुझे लगता है कि जितनी बार मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई है, अब आप लोगों के दिमाग में ये बात चली होगी कि आर्ग्यूमेंट में वैलिडिटी, साउंडनेस क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। इतनी सारी चीजें मैं पिछले 2 दिन से लगातार आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। एक ही चीज को रिपीट किए जा रहा हूं बार बार, ताकि आपके दिमाग में ये बात चली जाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता जरूर है और इसको अगर आपने सही से नहीं समझा तो आप इसको बना नहीं पाओगे। ठीक है जी। सर जो आपने ट्री एग्जांपल दिखाया वहां पर स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होता, ये तो सही है ना बेटा? अगर नहीं फॉलो होता तो इनवैलिड हो जाता। देखो, स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो वैलिड है और नहीं फॉलो हो रहा तो इनवैलिड है, बात खत्म। कोई बात नहीं, इस बार एग्जाम में भी कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन भी इसके अच्छे से करवाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है जी। यार देखो, अभी इतना इससे 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 ज्यादा अच्छे तरीके से मैं क्या समझाऊं? मेरे को एक बात बताओ, ये पूरा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का क्रक्स है एक स्लाइड में, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो। इतने सिंपल से तरीके से क्रक्स में समझा दिया, अभी इससे अच्छा समझाना नहीं आता मुझे। राइट? अभी इसकी और एग्जांपल आएगी और अच्छे तरीके से समझ आए। यार एक तो ना तुम लोग ना, पता है मैं आपको बताता हूं, मुझे पता नहीं ये थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। आपका पेपर पीवाईक्यू बेस्ड है,
PYQ आ गया, MCQ बेस्ड है, MCQ बेस्ड है। इस वजह से आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि MCQ कैसे पूछे जाते हैं। बट ये MCQ सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट कवर करवाई, यस और नो? टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट कवर करवाई, उसके बाद फिर मैंने 5 से 6 स्पेशल क्लासेस में टीचिंग की MCQ करवाए, यस और नो? उसके बाद मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड कवर करवाई, उसके बाद मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के MCQ करवाए, उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन करवाई, उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन के MCQ करवाए, उसके बाद मैंने ICT खत्म करवाई और अब मैं ICT के MCQ करवा रहा हूं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जब आपकी LR यूनिट खत्म हो जाएगी तो मैं LR के MCQ करवा रहा हूं। तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और उनको कैसे बनाना है, वो चीज सोचने से पहले पता तो होना कि कंटेंट क्या है। अगर कंटेंट पता है तो बाकी सारी चीजें आपको खुद ही पता चल जाएंगी। तो कंटेंट को तो समझो। अभी इस बार जो पेपर हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन को तभी बना पाओगे अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं कल को आपको बोल देता हूं कि ठीक है बेटा मैं 2021 के टीचिंग के क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं, तो बना लोगे अगर टीचिंग पढ़ी ही नहीं है। तो इस वजह से कंटेंट को पढ़ना जरूरी है। टीचिंग मैंने पढ़ा करवा दी इस बार या नहीं मुझे देखना पड़ेगा, शायद करवाया या नहीं। अगर नहीं करवाया तो मैं ICT के बाद टीचिंग करवा दूंगा, घबराओ मत। अगर नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा, घबराओ मत। यस, दिस इज फैक्ट कि आप सिर्फ MCQ से कंटेंट कवर नहीं कर पाओगे, बट कंटेंट से MCQ सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो यहां पर कंटेंट है ना वो वैलिडिटी है, और MCQ है वो साउंडनेस है। अब अभी इसके हिसाब से समझा रहा हूं। अगर वैलिडिटी ही नहीं है आपके पास, आप उस चीज को वैलिडिटी को ही प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो साउंडनेस पे कैसे पहुंच जाओगे? समझ रहे हो ना? अब तो ये सेम टॉपिक की एग्जांपल दे रहा हूं जो आज ही पढ़ाया, अभी पढ़ाया। समझ रहे हो ना? सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि पहले हमें कंटेंट पे कमांड हासिल करनी है। यार MCQ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊं। 3 घंटे में 100 MCQ करवा सकता हूं मैं आप लोगों को, 3 घंटे में 100 MCQ। बट उसके लिए पहले सारी चीजें पढ़ी तो होना। अगर कंटेंट अच्छे से आता है तभी तो क्वेश्चन बनाने का फायदा है। कंटेंट तो आता नहीं है, क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे? तो इस वजह से प्लीज जो क्लास में पढ़ाया जा रहा होता है ना उस पर फोकस किया करो। ठीक है बच्चे? तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, ऐसे हवा में तीर मत चलाओ, क्योंकि उड़ता हुआ तीर बहुत खतरनाक होता है। बाकी आप लोग तो मुझसे ज्यादा समझदार हो। जैसे ये देखो डिडक्टिव है, या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। अगर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो वैलिड हो रहा है, अगर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा तो इनवैलिड हो जाएगा। और वैलिड में अगर प्रीमाइसिस ट्रू है तो साउंड हो जाएगा, और अगर प्रीमाइसिस फॉल्स है तो इनवैलिड हो जाएगा, और वही अनसाउंड हो जाएगा। ठीक है जी? तो ये इतनी सी राम कहानी है इसकी, जो हम बार बार किए जा रहे हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आएंगी। देखो
इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू इट इज इंपॉसिबल फॉर कंक्लूजन टू बी फॉल्स। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये क्या हुआ, इस यस के साथ मैं क्या लिखूं बताओ। अब आप लोगों का दिमाग चेक करूं मैं, यहां पर क्या लिखूं, क्या लिखूं, वैलिड लिखूंगा। क्या लिखूंगा, वैलिड लिखूंगा। क्यों, क्योंकि उसने लिखा है ना कि प्रीमाइसिस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू है या कंक्लूजन का फॉल्स होना इंपॉसिबल है। कंक्लूजन का फॉल्स होना इंपॉसिबल है। एक सेकेंड, ठीक है जी। और उसके बाद अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर उसने बोला कि भाई प्रीमाइसिस तो ट्रू है पर कंक्लूजन फॉल्स हो गया, तो इनवैलिड हो जाएगा है। यहां पर वैलिड था, इनवैलिड हो जाएगा। और इनवैलिड होता है वो तो भाई अपने आप ही अनसाउंड होता है। जो इनवैलिड होता है वो तो अनसाउंड होता ही है। और अब वैलिड के बाद अगर सारे प्रीमाइसिस सच्चे हैं, अगर सारे प्रीमाइसिस सच्चे हैं तो वो वैलिड के साथ साथ क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। और अगर वो ट्रू नहीं है तो वो अनसाउंड हो जाएगा। देखो इतने सुंदर सुशील तरीके से ये टॉपिक आप लोगों को इस सिंगल स्लाइड से समझा दूं। ये टॉपिक मैं बार बार इस वजह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक आप लोगों को बार बार पूछा जाएगा। और इस बार भी इसका एक क्वेश्चन चैलेंज वाला था। इसमें एक क्वेश्चन चैलेंज वाला था जो इस बार गलत आया था। इस वजह से इस टॉपिक को मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूं। और ये टॉपिक मैं बताऊं कम से कम ज्यादा नहीं तो ना, अभी तक कम से कम ज्यादा नहीं तो 30+ क्वेश्चन यहां से पूछे गए। मतलब एक 2 घंटे की सिर्फ एमसीक्यू की क्लास इस टॉपिक पे हो सकती है। समझ रहे हो ना। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसके 2012 से लेके 2020 तक के एमसीक्यू निकाल लू ना, कम से कम 30 से ज्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से निकल आ जाएंगे। तो वो भी क्लास में आपको प्रेजेंट करूंगा जल्दी ही, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वैलिड क्या होता है आपको बता दिया, इनवैलिड क्या होता है आप लोगों को बता दिया। अब जैसे ये देखो, वैलिडिटी को कैसे टेस्ट करना है। Inductive argument, we have to assume the premises to be true when we have to whether conclusion follow the premises and invalid argument or premises to negative become yes, बिल्कुल सही। अब यही चीज बता रहा हूं ना। देखो वैलिडिटी चेक करने के लिए पहले आप क्या मानोगे कि प्रीमाइसिस हमारे ट्रू, क्या है, ट्रू। सारे मिलके बोलो ट्रू। तो हम पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे प्रीमाइसिस ट्रू है, चाहे वो ट्रू हो या ना हो। इवन वेन यू नो दे आर नॉट, चाहे आपको पता है कि ये महा झूठ है। फिर आप देखोगे ऑल टेलीविजन नेटवर्क्स आर मीडिया कंपनी, एनबी इज अ टेलीफोन नेटवर्क, देयरफॉर एनबी इज अ मीडिया कंपनी। बिल्कुल सही। ऑल ऑटोमेकर्स आर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, यूनाइटेड इज ऑटोमेकर, देयरफॉर ऑटो, ये भी हो जाएगा वैलिड। ये इनवैलिड हो जाएगा। जैसे देखो ऑल बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो सारे बैंक हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। वेल फार्गो इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो वेल फार्गो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देयरफॉर वेल फार्गो इज अ बैंक, बट क्या बैंक वेल फार्गो बैंक है? नो। तो ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा। ये ना आपको थोड़ा सा ज्यादा 2 क्लासेस के बाद समझ आएगा जब मैं आप लोगों को वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये और बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम कैसे बनता है ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अगली जो हम सिलॉजिज्म के बेसिक्स की क्लास देखेंगे।
Then all wines are whiskey. Ginger is a wine, therefore ginger is a whiskey. That is valid. Tequila shot. Simple. ये तो वैलिड हो गया ना. देखो, ऑल वाइन्स आर विस्की मतलब विस्की बड़ा हो गया, ये विस्की है. और ऑल वाइन्स आर विस्की तो ये वाइन्स हो गया. गिंगर इज अ वाइन, ये गिंगर हो गया. तो ऑब्वियसली बात है गिंगर इज अ विस्की. अगर वो वाइन है तो विस्की के भी तो अंदर ही है वो, उसके भी तो अंदर ही है वो. तो ये आप लोगों का इस तरीके से वैलिडिटी को चेक किया जाता है. यस, स्ट्रक्चर आप वेन डायग्राम से चेक कर सकते हो. यस, स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए आप वेन डायग्राम ही बनाओगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आप क्या बनाओगे? वेन डायग्राम बनाओगे. ये देख लो. राइट, समझ आ गया. तो अब मुझे लगता है वैलिडिटी पता चल गई, इनवैलिडिटी पता चल गई, कंटेंट, स्ट्रक्चर, साउंडनेस, अनसाउंड, सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी. जो मुझे लगता है ये आप लोगों को पता. प्रीमाइस को चेक करेंगे. रियल लाइफ में प्रीमाइस की बात होगी, क्योंकि अगर वो रियल लाइफ में ट्रू है तो कंक्लूजन तो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा ना. कंक्लूजन तो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं चलेगी, वो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा. राइट. उसके बाद अगर कुछ इसमें है काम का तो देखता हूं. ये पढ़ना हुआ, ठीक है, पढ़ लीजिए. ठीक है, ये पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिए. ठीक है, क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी आप लोगों को इतनी सारी एग्जांपल दे चुका हूं. साउंडनेस वाला ये हो चुका है. अगर इसमें कुछ नया है तो मैं बताऊंगा. ये आपका होमवर्क है. ठीक है, ये 2 स्लाइड है जिसपे ना क्वेश्चन दे रखे हैं. 1 2 3 4 5 सी. तो टोटल सी क्वेश्चन है जो आप लोगों ने घर से पढ़ने हैं. टोटल सी क्वेश्चन है जो आप लोगों ने घर से पढ़ के आने हैं. इसके साथ आप लोगों का डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कवर हो जाएगा. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. जब आप लोगों का डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया ना, तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में महज आपको 15 मिनट लगेंगे. मतलब जो कल की क्लास होगी ना, उसके पहले 15 मिनट में आपका इंडक्टिव खत्म हो जाएगा. मैंने डिडक्टिव पे ज्यादा टाइम इसी वजह से लगाया ताकि मुझे इंडक्टिव में आप लोगों को ज्यादा टाइम ना देना पड़े. ठीक है, क्योंकि इस पे मैंने तकरीबन 2 क्लासेस लगा दी हैं. उसका रीजन यही था कि मैं चाहता था कि आप लोगों को डिडक्टिव एकदम से क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बार आपको डिडक्टिव समझ में आ गया तो इंडक्टिव मोर और लेस सेम है, कुछ भी नया नहीं है. जहां पर वैलिड लिखा हुआ है वहां पर स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, जहां पर इनवैलिड लिखा हुआ है वहां पर वीक आ जाएगा, जहां पर साउंड लिखा हुआ है वहां पर कोजेंट आ जाएगा, जहां पर अनसाउंड लिखा हुआ है वहां पर अनकोजेंट आ जाएगा. बस उतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है. बस इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा. बात समझ आया? अगली क्लास में इसको अच्छे से याद करके आइएगा, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा. क्यों? क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इंडक्टिव समझ नहीं आएगा. मतलब ये पहली सीढ़ी है, अगर इस सीढ़ी को क्रॉस नहीं करोगे तो छत पे नहीं जा पाओगे. फिर बिल्कुल उस पागल की तरह करोगे जो अपने घर में बैठा हुआ था, सामने एक लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, उसमें एक चिड़िया थी जो एक एक डंडे पे ऐसे जंप मार के जा रही थी. उसने पहले डंडे पे बैठी हुई थी, फिर चिड़िया ने जंप मारा, दूसरे पे चली गई, फिर एक जंप मारा, तीसरे पे चली गई, तो एक एक पे जंप मार के छत पे चली गई. तो पागल आया,
सीढ़ी उठा के साइड पे कर दी और चिड़िया को बोला अब नीचे आके दिखा, तो आपकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी अगर आपने आज के डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के लॉजिक को नहीं समझा। अगर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के लॉजिक को समझ लिया तो इंडक्टिव 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा और कल नया टॉपिक प्रोपोजिशन शुरू होगा। कोपिला आंटी आएगी कल, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। कल की क्लास काफी लंबी चलने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल की क्लास आप लोगों की बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी होने वाली है, ठीक है, प्लीज मैं बता रहा हूं, कल की क्लास आपकी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होने वाली है। एक सिंगल क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम कल प्रोपोजिशन पढ़ने वाले हैं। हाँ, सुबह 11 बजे होगी, हम प्रोपोजिशन पढ़ने वाले हैं। अरे 2 बजे तो पेपर 2 की क्लास होती है ना, 2 बजे पेपर 2 की क्लास होती है। सर जी आपकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी वजह से किसी का फायदा हो, कोई नुकसान हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ खड़े हैं, ये देखो, मेरी वजह से जिसके साथ कुछ भी हो रहा है मैं उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं हूं। समझ रहे हो ना? मैं तो पीछे हट गया हूं, पूरी बात तो नहीं सुन रहा भाई, मैं सुन ही नहीं रहा। जाओ जाओ जाओ, मैं सुन ही नहीं रहा, जाओ, बात ही खत्म कर दी। समझ रहे ना? ये तरीका नया सीखा मैंने, बात बढ़ने से रोकने का तरीका नया सीखा मैंने, क्योंकि अगर आपकी बात मैंने पूरी सुन ली तो वो और बढ़ जाएगी, फिर वो और बढ़ जाएगी, तो इस वजह से उसको पहले ही खत्म कर दो। अरे पेपर 2 के टीचर की बातें समझ नहीं आती मुझे, ये तो उसकी प्रॉब्लम है ना, मेरी थोड़ी है। ठीक है, तो डिडक्टिव, वैलिड और इनवैलिड, वैलिड, साउंड और अनसाउंड, और इनवैलिड इज अनसाउंड, ये 4 चीजें थी जो इतने दिन से मैं आप लोगों को 2 दिन से पढ़ा रहा था। सो बी श्योर कि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कल की क्लास समझने में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, चलिए अभी चलते हैं। फिर से एक बार सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीवाईक्यू बेटा आपको मेरी स्पेशल क्लास में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको जब सिलॉजिज्म करवाऊंगा ना उस क्लास में भेजना, वहां पे सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि अभी सिलॉजिज्म आप लोगों को करवाया नहीं है तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, सिलॉजिज्म में आप लोगों को करवाया नहीं है तो इस वजह से पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलिए एक बार फिर से कल इसको रिवाइज करेंगे, फिर से इसको रिवाइज करेंगे। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट पढ़ने से पहले इसको एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के चक्कर में डिडक्टिव को भूल जाएं। तो दोनों ही चीजों को हम साथ में लेके चलेंगे, दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सर ऐड मोमिता प्लीज, कहां पे ऐड करूं बच्चे? अच्छा, कुछ प्रस्तुत करना है? ओके ओके। हेलो सर। हेलो, छोड़ दिया, कॉल ही बंद कर दिया इन्होंने तो।
मैं कहां से घर से उठा के लाऊं? जब आपको बुलाया तब आप आए नहीं। देखो, अगर रेज हैंड करना होता है ना, तो बी श्योर की जब मैं आपको बुलाऊं तो आप आए। समझ रहे हो ना? ये मिस कॉल सी मत मारा करो, वरना पूरे सेशन में तुम्हें यहां पे नहीं बुलाऊंगा मैं, पहले बता रहा हूं। अगर रेज हैंड करना होता है ना, तो बी श्योर की अगर मैं यहां पर एक्सेप्ट करूं ना आपको, तो चुपचाप आके अपनी बात रखा करो यहां पे। ठीक है? ऐसा नहीं है रेज हैंड कर देते हो और फिर जब मैं बुलाने लगता हूं उसके बाद फिर आप निकल लेते हो, ये गलत बात है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफ करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।